अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अगर आपको मैं ये खबर दूं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की होने वाली है छुट्टी और मरियम नवाज़ साहिबा उनकी जगह पर बैठेंगे कुर्सी पर, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और अगर ये खबर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ और अगर इस खबर की जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताऊँ तो आपकी इसके बारे में क्या राय होगी? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि जनाब ये खबर कहाँ से आई है और क्या मामला चल रहा है और क्या वाक़तन मरियम नवाज़ साहिबा अब कुर्सी पर बैठने वाली हैं। तो जनाब बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने इस हवाले से अहम तरीन इजलास भी बुला लिया है और उसके साथ उन्होंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ राब्ते भी शुरू कर दिए हैं और मुशावरती अमल का आगाज़ भी कर दिया है कि मरियम नवाज़ साहिबा को शहबाज शरीफ से रिप्लेस कर दिया जाए। अब एक बात तो तय है कि दोनों में से एक ने अब आना है और एक ने जाना है, और अब कौन जाएगा कौन आएगा इसका मतलब ये होगा कि जनाब मुस्लिम लीग नून में क्या एक मरतबा फिर नून और शीन का मामला चल पड़ा है? क्या नवाज शरीफ साहब जो कंट्रोल्स हैं तमाम के तमाम वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं या फ्यूचर के लिए नई लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं जो मुमकिन तौर पर उनकी साहबजादी होगी? ये जो सूरत हाल है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और ये एक ऐसी एक डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख को एक नए रुख पर डाल देगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है माजी में पीपल्स पार्टी, इसकी मिसाल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उसके चेयरमैन थे, बाद में नुसरत भुट्टो साहिबा उसकी चेयरमैन बनी और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को चेयरपर्सन थी, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चेयरपर्सन बनी और नुसरत भुट्टो साहिबा पार्टी सदारत से अलग हो गई। यानी ये एक चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इस मरतबा कुछ तेज़ी के साथ काम होने जा रहा है। इसकी क्या वजूहात है और नवाज शरीफ साहब ने इस बात का फैसला क्यों किया, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक तरले की और एक धमकी की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब ने कल एक मरतबा फिर कौम से खिताब किया है, क्योंकि जिक्र उन्होंने यही किया था कि जनाब मैं मीडिया के साथ गुफ्तगू करूंगा और अहम तरीन ऐलानात करूंगा, लेकिन एक मरतबा फिर मीडिया वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था। इमरान साहब थे, कल्ला कैमरा था और इमरान खान साहब बोली जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कल के खिताब के अंदर अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि उन्होंने कुछ नई बातें कर दी हैं। अमूमी तौर पर इमरान खान साहब की जो तकरीर की कैसेट है वो पुरानी होती है और वो रिवाइंड करके उसको दोबारा प्ले कर देते हैं। अलबत्ता पोलो की शर्टें उन्होंने नहीं पहनी होती हैं। इस मरतबा उन्होंने कंटेंट के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दी है और इस मरतबा कुछ नया कंटेंट उन्होंने दिया। अगर उनकी तकरीर पर मैं आपसे बात करूं तो वो बुनियादी तौर पर 4 नकात के गिर्द घूमती थी। एक न्यूट्रल्स के हवाले से, दूसरा ये जो 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके हवाले से, तीसरा वक्त के यजीद का मुकाबला करने के हवाले से, और चौथा अदलिया से सवाल कि जनाब क्या मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर धमकी जो लगाई है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं, और वो धमकी उन्होंने लगाई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई इसके अंदर ना ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने सीधी सीधी धमकी लगाई है इस मरतबा कि जनाब मुझे दीवार के साथ मत लगाएं, मुझे मुकम्मल तौर पर कॉर्नर ना करें, मुझे मुकम्मल तौर पर इग्नोर ना करें, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर मेरा जो रद्द-ए-अमल आएगा वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए उन्होंने जो वारदात इस्तेमाल की है वो यकीनी तौर पर वो सारे का सारा जो उनकी वजारत उज़्मा के दौर के जो वाक़यात हैं और जिसके अंदर बहुत सारे मामलात में यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर शामिल रही है, वो तमाम के तमाम वाक़यात और ख़ास तौर पर उनकी हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो उनकी मुशावरत हो रही थी और उस सारे अमल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जिस हद तक इन्वॉल्व थी उसके ऊपर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है और स्ट्रेट अवे उन्होंने ये बात कह दी है कि जनाब मुझे मजबूर ना किया जाए, मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं मजबूर होकर बोलूँगा और फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूँगा। मैं फ़िलहाल इसलिए चुप हूँ कि मैं मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं बोल पड़ा तो सारे राज भी एक तो मैं खोल के रख दूंगा और दूसरा मेरे पास ऐसी कुछ बातें हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर मेरे लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको कम किया गया, यानी अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया, अगर अरकान असम्बली मुझे छोड़ के चले गए, अगर मैंने ज़िमनी इंतखाबात ना जीते तो फिर उसके बाद आपकी खैर नहीं है, फिर आप होंगे मैं होऊंगा और उसके बाद खुली जंग होगी। और इस खुली जंग के अंदर कौन जीतता है कौन हारता है, मुल्क का फ़ायदा होता है मुल्क का नुकसान होता है, इस सारी सूरत हाल से मेरा नहीं है जनाब कोई लेना देना। आप जाने और आपका काम, मैं जानूँ और मेरा काम। ये है इमरान खान साहब का इस वक्त का बुनियादी मौक़िफ़। दूसरा
उन्होंने जो तरला डाला है वो डाला है लोगों को, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनके हलकों के अंदर होने वाले हैं इलेक्शंस, और वो है 17 जुलाई को। और इसके अंदर भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का रगड़ा निकाला है, ठीक ठाक निकाला है। और इसके अंदर भी उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुस्लिम लीग नून अंपायर के साथ मिलकर खेल रही है, लेकिन इसके बावजूद हमें हराने के लिए उन्हें मैसिव धांधली करना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हमारा जो वोट और सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि माजी में ऐसे ही होता था, जब हुकूमतों को निकाला जाता था तो लोग मिठाइयाँ बांटते थे, लोग खुशी का इजहार करते थे, लेकिन हमने भी वो तारीख बदल दी। जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो लोग सड़कों पर निकल आए, और सड़कों पर निकलकर उन्होंने एहतजाज किया, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था वो भी हैरान होकर रह गए कि यार ये क्या हो गया। क्योंकि लोग तो ये समझ रहे थे, और वो तमाम लोग जो ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा थे वो ये समझ रहे थे कि यार इमरान खान ने तो इतनी महंगाई कर दी है कि इमरान खान को अगर हम बाहर निकालेंगे तो बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। लेकिन लोग बाहर निकल आए, जिसकी वजह से पहले दिन से ही धचका पहुंचना शुरू हो गया उस तमाम प्लानिंग को जो तैयार की गई थी मुझे इक़्तिदार से निकालने के बाद की, और उसकी वजह से फिर अगले सिलसिले शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अब हमें इंतखाबी मैदान से आउट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह हमें अब इस वक्त पंजाब में हुकूमत को तब्दील करने से रोका जा रहा है, ये सारे अवामल ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों को घरों से निकलना होगा, लोगों को बाहर निकलना होगा और लोगों को जाकर वोट डालने होंगे, क्योंकि यही एक तरीका है इमरान खान साहब के पास। अगर इमरान खान साहब वाक़तन आइन और कानून की पासदारी करना चाहते हैं, अगर वो वाक़तन जमहूरी असूलों पर कारबंद रहना चाहते हैं, तो यही उनके पास एक आसान तरीन रास्ता है। वो निकले, वो अपने लोगों को निकालें, वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को मोटिवेट करें कि वो 17 जुलाई को बाहर निकलें, बल्ले के निशान पर मोहरे लगाएं, अंधाधुंध मोहरे लगाएं, अंधाधुंध वोट डालें उन्हें, ताकि वो ये जो 20 हलके हैं इसमें से कम भी 12 नशिस्तें जीत जाएं। 12 नशिस्तें जीतने का सीधा सीधा मतलब होगा हमजा शहबाज साहब की छुट्टी, इससे कम का कोई मतलब नहीं निकल सकता। लेकिन अगर 12 में से 11 सीटें भी उन्होंने जीत ली तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगा। 12 से ज़्यादा जीत लें तो और ज़्यादा कंप्रीहेंसिव सिचुएशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने उसके बाद पंजाब हुकूमत चलानी नहीं है। ये बात भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दी, बल्कि कई मरतबा बताई है। उनका मकसद ये है कि हमजा शहबाज साहब जाएंगे, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर अगर एक बहरानी कैफियत पैदा होती है, यहाँ की असम्बली को डिसॉल्व किया जाता है, यहाँ से अरकान असम्बली इस्तीफ़ा देते हैं, वट एवर, तो फिर उसका जो तमाम तर दबाव है वो मरकज़ के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और पंजाब में इलेक्शंस कराने का मतलब ये है कि आप आधे पाकिस्तान में इलेक्शन करा रहे हैं, और अगर इतनी बड़ी एक्टिविटी पंजाब में हो रही है तो फिर बाकी जगहों पर खुद ब खुद एक इंतखाबी माहौल बन जाएगा, और उस इंतखाबी माहौल के अंदर इमरान खान साहब मरकज़ की हुकूमत हासिल कर लेंगे, और उसके बाद वो इक़्तिदार पर बैठ जाएंगे। उसके बाद उनका कहना है कि सत्य खैर हो जाएंगी, उसके बाद मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब उसके लिए ज़रूरी है कि लोग निकलें। लोग निकलने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की हमायत में निकलें, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से निकला है वोट तो इमरान खान साहब का ये सारे का सारा ख्वाब, ये सारे का सारा प्लान हो जाएगा चिकनाचूर। इसलिए इमरान खान साहब ये चाहते हैं, और इसीलिए वो इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट को धमकी देने, और आज का दिन में धमकी देने की वजह क्या है? आज बुनियादी तौर पर धमकी देने का मतलब ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि आज किसी भी लम्हे ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आने वाला है, क्योंकि उसके लिए कल से ही इलेक्शन कमीशन और रेड जोन में मुकम्मल तौर पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस भी आ गई है, रेंजर्स भी आ गए हैं, FC भी आ गई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी का भी जो बंदोबस्त है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। और इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों के अंदर या मुमकिन तौर पर आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ जाएगा। और जैसे फ़ैसला आएगा, जिस किस्म की तैयारियां हैं, जिस किस्म का बिल्डअप है, उससे तो इसी बात का इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि वो फैसला इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और इसीलिए इमरान खान साहब ने ये जो खिताब किया उसके अंदर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बिटवीन दी लाइंस इस तरह की धमकी दे दी है कि जनाब मुझे दीवार से ना लगाएं। दीवार से ना लगाने का क्या मतलब है? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अभी नहीं आना चाहिए, कम से कम 17 जुलाई तक नहीं आना चाहिए, और 17 जुलाई के इलेक्शंस के बाद आना चाहिए। दूसरा, 17 जुलाई के इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग नून को नहीं जीतना चाहिए, मुझे ही जीतना चाहिए, क्योंकि मेरे पास है पब्लिक सपोर्ट। ये उनका दावा है जो वो करते रहते हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि मैं ही हक हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वही हक है, वही सच है, वही सच्चाई है, बाकी तमाम बातिल है, झूठ है, फ्रॉड है। लिहाजा जो मेरे साथ खड़े हैं वो हक पे खड़े हैं, जो मेरे मुखालिफ खड़े हैं वो तमाम के तमाम झूठ के अलंबरदार हैं, वो तमाम के तमाम गद्दार हैं। उनका इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट हो नहीं सकता। लिहाजा इमरान खान साहब ने इसके अंदर यकीनी तौर पर एक मजहबी
मजहबी टच भी लगाया है, और उस मजहबी टच से इनकार मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने खिताब के अंदर जिस तरीके से जिक्र किया वक्त के यजीद का, तो उससे ये सवाल पैदा होता है कि आज के दौर का कूफा और आज का यजीद कौन है। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि जनाब मैं इस वक्त हर दौर के अंदर यजीद आते हैं और इस वक्त इस दौर में भी यजीद मौजूद है और हम उस यजीद का सामना करने वाले हैं, और फिर वो कूफा का भी जिक्र करते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आज के दौर का कूफा कौन है, आज के दौर का यजीद कौन है। और अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने एक नया करबला तलाश कर लिया है, तो फिर उन्हें कम से कम उसमें उनमें इतनी हिम्मत और ताकत तो होनी चाहिए कि वो आज के दौर के यजीद का नाम भी ले सके। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो करबला भी तलाश कर लें, वो कूफा भी तलाश कर लें, लेकिन वक्त के यजीद का नाम न लें, और अगर नाम न लें तो उस पर तनकीद भी करें, तो कोई बात समझ में नहीं आती। लिहाजा अगर उन्होंने करबला तलाश कर लिया, फिर उनको यजीद का नाम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर ही वो राह हक पर चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऑप्शंस जो हैं उनके लिए बहुत हद तक मादूम हो जाएंगी, कम होती चली जाएंगी, और इसका वो बोझ उठा नहीं पाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने जब ये कहा ज़िक्र किया, इनफैक्ट जो उनके प्यारे जर्नलिस्ट हैं, जिसमें साबर शाकर साहब है, जिसमें समी इब्राहीम साहब है, जिसमें अरशद शरीफ साहब है, जिसमें इमरान रियाज साहब है, जिसमें आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, जिसमें और बहुत सारे लोग हैं, जब वो ये जिक्र करते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब इनको हरासा किया जा रहा है, इनको अपने फ़राइज़ की अदायगी से रोका जा रहा है, इनको इनकी जो हक़ की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि ये हक़ की आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए उठती है, तो फिर वो अदलिया से सवाल करते हैं और वो अदलिया से ये पूछते हैं कि क्या मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है, क्योंकि अगर मार्शल लॉ नाफिज है तब तो आप आवाज़ बंद कर सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आवाज़ अगर बंद की जा रही है या अगर है तो वो तमाम लोग तो इस वक्त भी मीडिया पर बैठ के बात कर रहे हैं। अगर इमरान रियाज साहब की बात करें तो वो इस वक्त भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वो कह रहे हैं, जो वो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं। साबिर शाकिर साहब हैं, वो भी यूट्यूब पे बैठे हैं, जो वो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं। अरशद शरीफ साहब ARY के ऊपर बैठ के जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं, और जिस तरह की वो ट्वीट्स करना चाहें वो ट्वीट्स कर रहे हैं। उनको कौन रोक रहा है? अलबत्ता ये ज़रूर है कि यकीनी तौर पर उनके ऊपर किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई दबाव ज़रूर है, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि हमें बुलाया गया, हमें बुलाकर फाइलें दिखाई गई, हमें इस बात पर कायल किया गया कि जनाब ये तुम्हारा मुल्क लूट के खा गए हैं। ये इमरान रियाज साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा, बल्कि एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पर कई मरतबा कहा, और उसके बाद मैंने पोजीशन ले ली। अब मुझे कह रहे हैं कि पोजीशन से हट लो, तो फिर मुझे बताएं मैं कैसे हटूं। तो इसका मतलब ये है कि उनको उनके सामने अगर कोई चीज़ें रखी गई, उनको लोगों से मिलवाया गया, उनके साथ फाइलें शेयर की गई, उनके साथ एविडेंसेस शेयर किए गए, तो फिर ये सवाल उनका जहाँ से बनता है वहीं से बनता है, और फिर वहाँ से जो जवाब आएगा वो उनको उस तरह सुनना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप सारे वो एक मिसाल है ना, वो कहते हैं मीठा हप हप कड़वा थू थू, तो अगर इस किस्म की सिचुएशन बनानी है तो फिर तो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम उनको हो भी रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम होने चाहिए, जिस तरीके से इमरान रियाज साहब ने कल अपना ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर शेयर भी की हैं चीज़ें कि जनाब मेरी फैमिली मेरी लाइफलाइन है, मेरी फैमिली को किसी किस्म का थ्रेट नहीं किया जाना चाहिए, मेरी बीवी बच्चों को थ्रेट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल हक की बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी को किसी के फैमिली के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, किसी को भी जाकर किसी के घर वालों, आपके इमरान रियाज साहब के साथ, साबिर शाकिर साहब के साथ, अरशद शरीफ साहब के साथ तरह के इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी फैमिली का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा किसी की फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। इस मामले पर मैं इमरान रियाज साहब के बिल्कुल 100% साथ खड़ा हूँ। लेकिन इमरान खान साहब अगर ये पूछें कि जनाब अदालत से, सुप्रीम कोर्ट मुझे ये बताए कि क्या मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हुआ है, तो खुद फिर इमरान खान साहब से भी सवाल होना चाहिए कि जनाब जब आप वज़ीर आज़म थे, जब मीडिया डेवलपमेंट बिल तश्कील दे रहे थे, जब आप ये कह रहे थे कि जनाब हम हर तरह की आवाज़ को दबा देंगे, जब हम ये कह रहे थे कि हर एक खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया जाएगा, तो उसके बाद जुर्माने भी होंगे, और जुर्माने होंगे करोड़ों रुपए के, तब वो क्या था? आपके दौर के अंदर बेशुमार अखबारात बंद हुए, बेशुमार टीवी चैनल्स के अंदर डाउन साइजिंग हुई, बेशुमार जो लोग थे वो बेरोज़गार हुए, तो जनाब उसमें किसका कसूर था? बहुत सारे लोगों को नाम ले लेकर ब्लैक लिस्ट करवाया गया कि जनाब इसको नौकरी नहीं देनी, इसको नौकरी नहीं देनी, उसको नौकरी नहीं देनी। उस वक्त कौन सा मार्शल लॉ लगा हुआ था? उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ इमरानी मार्शल लॉ लगा हुआ था,
اور اس کو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جب ہمارے دور کے اندر تو کبھی کسی پر کوئی پابندی نہیں لگی، اب اس جھوٹ کا، اس چٹے سفید جھوٹ کا بندہ کیا علاج کر سکتا ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر سچ بولنے کی توفیق دے، کم از کم پورا سچ، آدھا سچ نہیں، کیونکہ وہ آدھے سچ کو، آدھے جھوٹ کو ایک ایسا خوفناک اس کا مکسچر بناتے ہیں کہ اس میں سے سچ اور جھوٹ دونوں کو تلاش کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ سچ جھوٹ پہ چڑھ جاتا ہے، جھوٹ سچ کے نیچے آ جاتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگتی۔ لہٰذا اگر بولیں تو یا تو پورا جھوٹ بولیں یا پورا سچ بولیں، یہ جو مکسچر بناتے ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب نے سر آج ایک ایسا باؤنسر مارا ہے جس کی تو مثال نہیں ملتی، کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کا اور مریم صاحبہ کو لانے کا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو میں حکومتی اور جماعتی عہدوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، اور بطور صدر ان کا جو عہدے کی میعاد ہے وہ آج سے 3 ماہ پہلے ہو چکی ہے ختم۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی نئے پارٹی الیکشن کرائے اور نئی جو اپنے جو آفس بیررز ہیں ان کا انتخاب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تمام تر ریکوائرمنٹس ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی ہے اس کو پورا کرے اور الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرے۔ اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پارٹی کی صدارت ہے یہ آ جائے مریم نواز صاحبہ کے پاس، اور شہباز شریف صاحب رہیں وزیر اعظم، اور وہ بطور وزیر اعظم ملک چلائیں اور مریم صاحبہ پارٹی چلائیں۔ اور اس کے لیے نواز شریف صاحب نے اہم سینئر لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے مشاورتی عمل کا آغاز کر دیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ تمام لیڈرشپ جو شہباز شریف صاحب کے اس وقت کابینہ میں بھی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب رہیں صدر، جبکہ بہت سارے دیگر لیڈرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو ابھی سے پارٹی صدارت کی ذمہ داری دے کر ان کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ جناب وہ اپنی مرضی کی تنظیم سازی کریں، تنظیم سازی کرنے کے بعد پارٹی کو گراس روٹ لیول کے اوپر منظم کریں، اور اس کے بعد پارٹی کی مین لیڈر کے طور پر سامنے آئیں، اور اس کے بعد پارٹی کو پبلک میں آ کر نہ صرف ڈیفینڈ کریں بلکہ پارٹی کے نیریٹو کو بھی بنائیں اور اگلے الیکشن کے اندر پارٹی کو لیڈ کریں۔ اب چونکہ مریم صاحبہ ابھی فوری طور پر کوئی حکومتی عہدہ نہیں لے سکتی کیونکہ اس وقت بھی وہ ایک سزا یافتہ ہیں، ان کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ البتہ ان کا جو کیس ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے اور ان کی سزا ہو چکی ہوئی ہے معطل۔ اب پارٹی کا عہدہ لینے پر اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں جو نئی تجویز سامنے آئی ہے اس کے اوپر یہ ہو گئی ہے اب ایک مرتبہ پھر ایک بحث کا آغاز کہ جناب شہباز شریف صاحب کو رہنا چاہیے، مریم صاحبہ کو رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 4 دن پہلے بھی ایک اجلاس ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں جہاں پر نواز شریف صاحب نے جو شرکت کی تھی ویڈیو لنک پر، اور وہ معاملہ تھا وہ حمزہ شہباز صاحب والا جب سپریم کورٹ والا معاملہ چل رہا تھا۔ اسی اجلاس کے اندر نواز شریف صاحب نے اس چیز کا باضابطہ طور پر اس کو انیشیٹ کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ یار اب ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کیونکہ پارٹی کا وہ جو مدت ہے وہ ہو چکی ہے پوری، اور اب ہمیں نئے الیکشنز کرانے ہیں، تو اب ہمیں نئے الیکشنز کے کینڈیڈیٹس کے اوپر بھی ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ تمام لوگ آپس کے اندر ذرا مشاورت کریں، پھر ہفتے 10 دن کے بعد یہ ذرا ضمنی الیکشن نکل جائیں تو پھر ہم اس کے اوپر بیٹھ کر ایک مرتبہ غور و فکر کرتے ہیں کہ جناب ہماری نئی پارٹی لائن اپ کیا ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اگلے جملے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں ذرا کچھ فریش نوجوان اور انرجیٹک لوگوں کو سامنے لانا چاہیے تاکہ وہ اگریسولی پارٹی کی جو لائنز ہیں اس کو لے کے آگے چلے اور پارٹی کو نیچے نوجوانوں کے اندر اور گراس روٹ لیول کے اوپر مضبوط کریں۔ اب مریم صاحبہ کی جو صدارت ہے اس کے لیے جماعت کے رہنماؤں میں ابتدائی مشاورت تو مکمل ہو گئی ہے، اور بعض سینئر لیڈرز نے نواز شریف صاحب کو یہ رائے دی ہے کہ مریم صاحبہ کو صدر بنا کر پارٹی کی تنظیم میں مکمل کر لی جائے، یعنی وہ ادھر اور وہ ادھر۔ اب تیسری طرف کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہے، کیونکہ کل ہوا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس اور وہاں پر کر دیا گیا جو ہے
عمران خان صاحب کو اگنور کر کے کچھ لیڈرز کو بلا لیا گیا۔ اب اس اجلاس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی موجود تھے، اس اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب بھی موجود تھے، اس اجلاس میں کور کمانڈر پشاور جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے عسکری جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے جو مذاکرات ان کے چل رہے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ اس حوالے سے انہوں نے قومی قیادت کو بریف بھی کیا، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی معاہدہ ان کے ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کیا جائے گا، اور اس وقت کیا کیا صورتحال ہے وہ انہوں نے اس اجلاس کے اندر آگاہ کی، اور اس سارے مذاکرات کے حوالے سے جنرل فیض حمید صاحب نے جو شہباز شریف صاحب ہیں اور وہاں پر موجود دیگر لوگ ہیں ان کو دی ہے بریفنگ، اور یہ جو بریفنگ ہے یہ بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ جس وقت بریفنگ مل رہی تھی اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے، اور یہ جو ہے اندر کی باتیں باہر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو دینے والے تھے ایک دھچکا، جو انہوں نے دے دینے کا جناب میں تو اب اندر کی باتیں باہر کروں گا، لہٰذا وہ تمام چیزیں اب چل رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال سے اب باہر کیسے نکلیں گے، اور کیا واقعتاً مریم صاحبہ پارٹی صدر بن جائیں گی، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے انفیکٹ میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔